माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत और आफियत से होंगे और अपने प्रीवियस वर्क को अच्छे से कर रहे होंगे। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की वजह से बिज़ी हैं वो काइंडली अपना जो काम है वो वीकेंड पे अपना करें, कंप्लीट करें और फिर मुझे बताएं कि किस हद तक हो चुका है। फिर हम उसी मुताबिक साथ साथ आगे चलेंगे। आज हमने जनाब स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 6 और ये चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं कि ये हमें ऑलमोस्ट 15 से 16 दिन के अंदर हमने अपनी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी कि 16 लेक्चर्स में हमने अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच को, अपने टेंसेस को और अपने जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को हमने टच करना है वो कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद हमने टोटल कम्युनिकेशन पे आ जाना है। ये जो मैं अभी कम्युनिकेट आपके साथ उर्दू में करती हूँ इस वजह से कि कुछ की बेस इतनी नहीं बनी हुई या जो बात को अंडरस्टैंड ना कर सकें या जिनका लिसनिंग फोबिया हो तो उनको किसी किस्म का कोई इशू ना हो, इस वजह से उर्दू में कम्युनिकेट किया जाता है। लेकिन 16 लेक्चर के बाद हम टोटली जो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा दैट विल बी इंग्लिश। सो आपने कोशिश करें कि जल्द से जल्द अपने प्रीवियस लेक्चर्स को भी यूट्यूब पे मौजूद हैं अपने इंस्टीट्यूट के चैनल पे, तो आप उसको देखें, अपने गो थ्रू करें। एक दफ़ा समझ नहीं आती दोबारा देखें, 2 बार समझ नहीं आती 3 बार देखें, लेकिन ये कि इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि फंडामेंटल्स आना बहुत ज़रूरी है। अगर बुनियाद ही नहीं आएगी आपको तो आगे भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। तो जनाब शुरू करते हैं हम अपना 6 लेक्चर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। We used past continuous tense to talk about something which was in progress in the past. ही शी इट के साथ इसमें वाज लगेगा प्लस आईएनजी। अब देखें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी आता है। वो जा रहा था, वो आ रही थी, वो खा रहे थे, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो क्योंकि इनमें काम प्रोग्रेस हो रहा होता है, अभी जारी और सारी होता है, इस वजह से इसमें आईएनजी वर्ब की आईएनजी की फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म लगाई जाएगी। दे वी यू के साथ वर्ब का यूज होगा, आईएनजी फॉर्म लगेगी वर्ब की। नेगेटिव सेंटेंसेस में वाज नॉट प्लस वर नॉट यूज होगा और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें वाज और वर हमेशा जुमले के स्टार्ट में आएगा। अब हम इनके देखते हैं, एग्जाम्पल्स को देखते हैं। बच्चा रो रहा था, द बेबी वॉज क्राइंग, द बेबी वॉज क्राइंग। दुकानदार झूठ बोल रहा था, द शॉपकीपर वॉज लाइंग, द शॉपकीपर वॉज लाइंग। लड़के झगड़ रहे थे, 2 बॉयज वर क्वारलिंग, 2 बॉयज वर क्वारलिंग। वो सख्त मेहनत नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट वर्किंग हार्ड, दे वर नॉट वर्किंग हार्ड। बच्चे नहीं रो रहे थे, द चिल्ड्रन वर नॉट वीपिंग, द चिल्ड्रन वर नॉट वीपिंग। क्या वो हज अदा कर रहे थे, वर दे परफॉर्मिंग हज। क्या वो टेलीविजन देख रही थी, वॉज शी वॉचिंग टेलीविजन। ये हो गए हमारे पास एग्जाम्पल्स। अब जो आपने करना है वो सेंटेंसेस हैं, मैं खाना खा रहा था, अली अपनी बहन को फोन नहीं कर रहा था, लड़कियां शोर नहीं मचा रही थी, हम वर्जिश कर रहे थे, तुम पार्क में चल नहीं रहे थे, उस्तानी साहिबा हमें इंग्लिश नहीं पढ़ा रही थी, क्या बिल्लियां दूध पी रही थी, क्या तुम गरीबों की मदद कर रहे थे, क्या उज़्मा बाजार जा रही थी। आपने इन तमाम सेंटेंसेस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आपको जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपनी जो हमारी एडवांस वोकैबुलरी की डोज है। इसमें अब हमने देखना है कि हम वेरी, व्हाट वर्ड्स वी कैन यूज इंस्टेड ऑफ वेरी। हमने वेरी की जगह पे इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को बोलना है, किस तरीके से, किन मकामात पे। तो स्टार्ट करते हैं। वेरी डिप्रेस्ड, वेरी डिप्रेस को कहते हैं डिस्पोंडेंट। कोई बहुत डिप्रेस हालत में है तो उसके लिए आप यूज करेंगे डिस्पोंडेंट इंस्टेड ऑफ वेरी डिप्रेस्ड। वेरी डिटेल्ड,
डिटेल में बताना, गहराई में बताना, मेटिकुलस, मेटिकुलस, वेरी बिग, इमेंस, वेरी बोरिंग, डल, वेरी ब्रेव, कॉर्जियस, वेरी डल, टीडियस, वेरी ईगर, बहुत शौकीन होना, कीन, वेरी इजी, स्मूथ, वेरी एम्पटी, डिसोलेट, वेरी एम्पटी, डिसोलेट। अब कोई बहुत एक्साइटेड होता है, वेरी एक्साइटेड, उसके लिए वर्ड यूज होगा थ्रिल्ड। वेरी विलिंग, कोई बहुत चीज शिद्दत से चाहता है कि इसके इस तरह से हो जाए, तो उसको होगा ईगर। वेरी विंडी, जब आंधी आती है तो वो देखे किस तरीके से हर चीज को बिखेर के चली जाती है, ब्लस्ट मार जाती है, तो उसको हमने कहना है ब्लस्ट्री। ये कुछ अल्फाज है, कुछ वर्ड्स हैं, इनको आपने अपने सेंटेंसेस में लेके आए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कॉपी पे लिखें इन वर्ड्स को, उनसे जुमले बनाएं, सेंटेंस बनाएं, और फिर इस तरह से आपको इसके यूज में आसानी होगी। अब बारी है हमारे फ्रेजल वर्ब्स की। फ्रेजल वर्ब्स ऑफ डेली यूज। रीड सम इंफॉर्मेशन दैट इज प्रिंटेड और डिस्प्लेड ऑन समथिंग। आप कुछ भी ग्रोसरी करके आते हैं, चीजों के पीछे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है। आप कोई अप्लायंसेज, होम अप्लायंसेज घर में लेके आते हैं, साथ में बुकलेट दी हुई होती है जिसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं, उस कमोडिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। तो वो सारी चीजें जो होंगी वो रीड ऑफ होगा। गेट थ्रू, टू बी कनेक्टेड बाय फोन, किसी के साथ फोन पे कनेक्ट होने को गेट थ्रू कहते हैं। आस्क आफ्टर, टू आस्क इंफॉर्मेशन अबाउट समवन, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, जांच पड़ताल कराने को आस्क आफ्टर कहेंगे। कैरी ओवर, कंटिन्यू पास्ट अ सर्टन, कोई चीज पीछे से, पास्ट से, माजी से चली आ रही है तो उसे हम कैरी ओवर कहेंगे। रन आफ्टर, टू चेस समवन और समथिंग, किसी के पीछा करना, चेस करना किसी चीज का, उसको हम कहेंगे रन आफ्टर। बाय एंड लार्ज, जनरली और यूजली, जहां हम जनरली और यूजली के टर्म यूज करते हैं, जनरली इस तरह की कोई बात नहीं है, यूजली लोग यहाँ पे आते जाते हैं, तो वहां पे हमने बाय एंड लार्ज की टर्म यूज करनी है। ये 6 वर्ड्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं। इनको आपने सेंटेंस की सूरत में लेके आना है और इनकी इंतहाई अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं जी हम इंग्लिश एक्सप्रेशंस की तरफ। बैरल ऑफ लाफ, समवन हु इज वेरी फनी, कुछ लोग बहुत मजाया होते हैं। हर फैमिली में कोई एक दो फिगर इस तरह के होते हैं कि जो इंतहाई मजाया और जिंदा दिल किस्म के लोग होते हैं, तो उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि दैट आंट इज अ बैरल ऑफ लाफ, यानी कि वो बहुत फनी है। अप फॉर ग्रैब्स, अवेलेबल फॉर एनीवन, कुछ लोग होते हैं जिनको जो भी काम कहो कहते जी बिस्मिल्लाह करते हैं, तो वो जो एक जी बिस्मिल्लाह करने वाला बंदा होता है उसको हम कहते हैं अप फॉर ग्रैब्स, कि हर काम में अवेलेबल होना, हर किसी को अवेलेबल होना, किसी को ना कर पाना। स्प्लिट हेयर्स, आर्ग्यू और वरी अबाउट स्मॉल डिटेल्स, कुछ लोग होते हैं वो नुक्ताचीनी करते हैं, छोटी छोटी चीजों पे आर्ग्यू करते हैं, तो क्वेश्चनिंग करते हैं, एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन मजीद निकालते हैं, तो ऐसे लोगों को स्प्लिट के लिए टर्म यूज होती है स्प्लिट हेयर्स, स्प्लिट हेयर्स। राउंड द बेंड, राउंड द बेंड किसे कहते हैं? क्रेजी, क्रेजी बंदे को या इंसेन बंदे को। सी आई टू आई, सी आई टू आई क्या है? टू कॉन्कर, फतह करना, एग्री, राजी करना, उसके लिए सी आई टू आई की टर्म यूज होगी या एक्सप्रेशन यूज होगा। अगेंस्ट द क्लॉक, रश्ड एंड शॉर्ट ऑन टाइम, कि बाज़ औक़ात हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, लास्ट 5 मिनट रह गए, 10 मिनट्स रह गए और उसमें हमने सारे कामों को संभालना होता है। या बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स को असाइनमेंट इस तरह की हम देते हैं कि उसके पास वो उसने अटेम्प्ट करनी होती है लास्ट 10 मिनट्स में और फिर टीचर को सबमिट करानी होती है। सो जो बिल्कुल नेक ऑफ टाइम पे, नेक लाइन ऑफ टाइम पे काम होगा उसे अगेंस्ट द क्लॉक कहते हैं। शी ऑलवेज रन अगेंस्ट द क्लॉक, के वो हमेशा आखिरी टाइम पे ही काम करती है। एट द फर्स्ट ब्लश, एट फर्स्ट ग्लैंस, किसी को आप कहते हैं ना एक फर्स्ट ग्लैंस, मुझे पहली नजर में ही, तो वो एट फर्स्ट ग्लांस के जो टर्म है वो थोड़ी ओल्ड हो चुकी है। अब एट द फर्स्ट ब्लश कहते हैं कि पहली नजर में ही, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन। बीट एट क्रॉस पर्पज, टू मिसअंडरस्टैंड समवन, कोई किसी की बात को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मामलात उसकी वजह से खराब हो जाते हैं, तो इसको हम कहेंगे बीट एट क्रॉस पर्पज, यानी कि मतलब ही गलत ले लिया गया है।
ये कुछ इंग्लिश एक्सप्रेशंस हैं एंड नीड टू बी प्रैक्टिस। देन हम आते हैं ईडियम्स पे। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री होता है कि किसी चीज को हम गलत तरीके से लेते हैं। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस, हम कहीं चले जाते हैं तो हमें बहुत ऑड फील होता है कि शायद ये हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तो वो जो एक ऑड फीलिंग्स आपको देती है कि यहाँ पे ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, कि आप किसी गलत दरख्त के साए में आ चुके हैं। Ball is in your court. It is up to you to make next decision or step. हम बाज दफा कोई ऐसे डिसीजंस होते हैं तो हम घर के बड़ों के या किसी की लाइफ का डिसीजन होता है तो हमसे कहते हैं कि नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट, तुम्हारा जो फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। तो ये जो तुम्हारा फैसला होगा हमें कबूल होगा उसको हम बॉल इज इन योर कोर्ट कहेंगे। ब्रेक अ लेग, गुड लक, ब्रेक अ लेग, गुड लक। ओल्ड एज द हिल्स, कुछ लोग बहुत पुराने, बहुत बुसीदा ख्यालात के मालिक होते हैं। सम हु इज वेरी ओल्ड, तो उसके लिए हमने ओल्ड एज द हिल्स कहेंगे। टू लास्ट स्ट्रा, द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम। लास्ट के बस अब वो कहते हैं ना हम कि इतनी मैंने मुश्किलात झीली, अब ये लास्ट स्टेप्स रह गए हैं, उसके बाद मेरे लिए आसानियां ही आसानियां हैं। तो वो जो लास्ट स्टेप्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? टू लास्ट स्ट्रा। एल्बो ग्रीस, हार्ड फिजिकल एफर्ट, जिस तरह से मजदूर मजदूरी करते हैं, या देखें इतनी गर्मी में लोग आजकल काम करते हैं, जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, या ये बाहर आप देखें मुख्तलिफ, जैसे माली बाग में इतनी धूप में काम कर रहे होते हैं, रोड बनाने वाले बाहर रोड पे इतना सख्ती का काम कर रहे होते हैं, रिक्शा ड्राइवर्स हैं, वो इतनी गर्मी में उनके पास पंखा नहीं होता, गाड़ियों में एसी नहीं होता, तो वो इतनी सख्त ड्यूटी दे रहे होते हैं, तो उसको एल्बो ग्रीस कहेंगे। फिर है 40 विंग्स अ शॉर्ट नैप। 40 विंग्स अ शॉर्ट नैप, छोटे से टाइम के लिए रेस्ट करना, सस्ताना, या आप कहें कि कैलूला जिसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं 40 विंग्स अ शॉर्ट नैप, यानी कि थोड़े टाइम के लिए आंख लग जाना। ये हमारे पास यहाँ पे 7 इडियम्स हैं। इन 7 इडियम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अपनी जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको आपने, जो राइटिंग स्किल्स है उसको आपने इम्प्रूव करना है। अगर आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी तो वो वोकैबुलरी आपके माइंड में रहेगी, उससे आपकी स्पीकिंग भी बेहतर होगी। 2 वर्ड्स वर्ब है, अब 2 वर्ड्स वर्ब की बारी है। तो क्लोज अप, कुछ वक्त के लिए बंद करना। अक्सर शॉप्स के आप बाहर देखें तो क्लोज अप का छोटा सा बोर्ड लगा हुआ होता है, वो इसलिए होता है कुछ वक्त के लिए बंद करना। ये नहीं होता कि वो दुकान पूरी तौर पे बंद हो चुकी है। बाज़ दफ़ा नमाज का वक्फा होता है, खाने का वक्फा होता है, तो शॉप वाले बाहर जो उनकी इंटरेस्ट होती है उस पर क्लोज अप लिख देते हैं। क्लोज डाउन कहते हैं हमेशा के लिए बंद करना। कोई बिजनेस है, कोई कारोबार है, कोई स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कुछ भी है, वो ऑफिस है, कंप्लीटली तौर पे बंद अगर हो जाए तो उसके लिए क्लोज डाउन। वकू पजीर होना, कम अबाउट। कम अबाउट, कोई हादसा वकू पजीर हो जाता है, कुछ ऐसी चीज वकू पजीर हो जाती है तो उसको कम अबाउट। हासिल करना, कम बाय। नेक्स्ट वर्ड इज कम बाय। कम बाय होगा हासिल करना। कम इनटू, विरासत में मिलना। कोई चीज आपको पीछे से माँ बाप की तरफ से एक चीज आ रही है या बाप दादा की तरफ से आपको कोई चीज मिली है तो उसको कम इनटू कहेंगे। कम ऑफ, नतीजा निकलना। और कम आउट को हम कहेंगे जाहिर होना। जाहिर होना, रिजल्ट्स आर कम आउट, रिजल्ट्स जाहिर हो चुके हैं। कम अराउंड, धीरे धीरे सेहत बेहतर होना। अगर किसी की सेहत बहुत डाउन है, बहुत खराब हुई है और उसकी सेहत आहिस्ता आहिस्ता से ठीक होती है तो उसे हम कहेंगे कम अराउंड। कम अराउंड। सो ये 2 वर्ड्स वर्ब्स हैं, इनकी प्रैक्टिस भी इंतहाई जरूरी है। अब हम स्पीकिंग टास्क की तरफ आते हैं। तो उसमें आज हमारी जो टास्क है दैट इज कन्वर्सेशन विद फ्रेंड फॉर प्रिपरेशन of his or her marriage ceremony, in detail about menu, खाने में क्या है, वेन्यू कहाँ पे है, किस मैरिज हॉल में है, किस मार्की में है, और ड्रेस थीम क्या है, क्योंकि आजकल कजन्स जो हैं उनकी अपनी, लड़कों की अलग ड्रेस थीम होती है, लड़कियों की अलग ड्रेस थीम होती है, तो उसके मुतालिक जानना है कि फ्रेंड्स और फैमिली में ड्रेस थीम क्या होगी। अब इसकी कन्वर्सेशन का ये होता है कि आपने एक पेज लेना है, पेपर लेना है, पेन लेना है, उस पर एक सेंटेंस आपने अपना लिखना है, एक सेंटेंस आपने अपनी फ्रेंड का लिखना है। अब उसमें
आपने एक सेंटेंस अपना लिख के, एक फ्रेंड का लिख के पूरा एक अपनी कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है। उसके बाद शीशे के सामने चले जाना है और इन फ्रंट ऑफ मिरर आपने अपना सेंटेंस खुद बोलना है और जो अपनी फ्रेंड का होगा वो आपने बोलना है और शीशे की तरफ देखना है, मिरर की तरफ देखना है और उसको ऑब्जर्व करना है जैसे आपकी फ्रेंड ये चीज बोल रही है। सो ये आपकी स्पीकिंग टास्क। स्पीकिंग टास्क कंप्लीट करने के बाद अब आ जाती है हमारी लिसनिंग की बारी। लिसन एंड वॉच वीडियो केयरफुली। मैं आपको अच्छी वीडियोस एक अच्छे सबटाइटल के साथ भेजती हूँ, उनको देखें, उनको सुने। और ये एक बार नहीं होता, इसको आप बेशक हैंड फ्री लगा के 3-4 मरतबा सुनेंगे तो तभी आपको उनकी प्रोनाउंसिएशन का, उनके माउथ ट्विस्टर्स का और जो टर्म्स वो यूज करते हैं, जो उन टर्म्स के सिनोनिम्स फिर लिखे हुए आ रहे होते हैं, उनकी समझ आएगी। जो मैं क्लिप भेजूंगी उसको आपने देखना है गौर से। फिर है जी राइट करना है। कलेक्ट वोकेबलरी फ्रॉम एनी बुक एंड राइट अबाउट दैट वर्ड्स यूज इन, आल्सो राइट पॉसिबल सिनोनिम्स ऑफ ईच वर्ड। अब देखें, आप कोई बुक भी ले सकते हैं, वो बुक हिस्ट्री की भी हो सकती है, वो बुक इंग्लिश की भी हो सकती है, कि अपने किसी छोटे बहन भाई की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स की इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वट एवर जो भी आपको अवेलेबल हो उसे आप पिक करें और उसके जो पॉसिबल वर्ड्स को लिखें, मुश्किल वर्ड्स को जिनको आपको लगता है कि आपने पहले नहीं सुने हुए या आपने कभी यूज नहीं किए। सुने हुए तो फिर भी आपने होंगे, लेकिन आपने कभी अपनी रोजमर्रा की स्पीकिंग में, कम्युनिकेशन में आपने यूज नहीं किए, तो उनको पिक करें, उनके सिनोनिम्स लिखें कि अच्छा चलो ये वर्ड अगर मेरे ज़हन से स्किप हो भी जाए तो इसका सिनोनिम्स ये है, एक वो सिनोनिम है, दूसरा है, तो मैं इसको अपने दोहराऊंगी और मैं बोलूंगी। आपने इसको वोकेबलरी को कम से कम, अब जिस तरह से आप लोग मुझे टास्क भेजते हैं अपनी लिखी हुई, तो उसमें वोकेबलरी के जो वर्ड्स हैं वो मिस होते हैं। तो काइंडली आपने आज मुझे जो भी अपने टास्क भेजनी है उसमें आपने कम से कम 10 से 15 वर्ड्स ऐसे हों जिनकी राइटिंग आपने की हो, जो कि आपने कलेक्ट किए हुए हों, और तो इसी से ही आपकी वोकेबलरी का जो है वोकेबलरी बूस्ट होगी। थैंक यू सो मच। कोशिश करें कि आपका जो प्रीवियस वर्क है उसको साथ साथ पूरा करें और जल्दी से अपने काम को सबमिट कराएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।